प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष हम पढ़ रहे हैं अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें फादर बुल्के के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। कल के व्याख्यान में हमने पढ़ा कि संन्यास लेते समय फादर बुल्के की इच्छा रही कि वे भारत आएं और भारत में ही रहकर अपनी कर्मस्थली बना करके और कार्य करें। तो भारत आने की इच्छा उनमें क्यों जागी, इसका उत्तर आज के व्याख्यान में दिया जा रहा है। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था, उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसे संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जी करके। लेखक बता रहे हैं कि भारत जाने की बात क्यों उठी। फादर का उत्तर था कि मैं नहीं जानता कि भारत जाने की बात क्यों उठी, बस मन में था। जो बात मन में होती है, इसका अर्थ है कि मन कहीं न कहीं उस बात को मानता है। अतः हम कह सकते हैं कि फादर के मन में कहीं न कहीं ये बात थी कि वे भारत में रह करके और भारत को ही अपनी कर्मस्थली बना करके भारत के लिए, वहाँ की भाषा के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए काम करें। इस प्रकार की कल्पना कहीं उनके मन में रही होगी और इसीलिए उन्होंने भारत आने की इच्छा जाहिर की। लेखक कहते हैं जब वे भारत आए तो पहले 2 साल तक जिसेट संघ एक पादरियों का संगठन होता है जहाँ ईसाई धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है। 2 साल तक जिसेट संघ में रह कर के उन्होंने धर्माचार की अर्थात ईसाई धर्म की पढ़ाई की, ईसाई धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। दार्जिलिंग में भी 9-10 साल तक पढ़े। उन्होंने बीए कोलकाता से किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध का सीधा अर्थ है एमए करने के बाद जब व्यक्ति शोध करता है, खोज करता है, किसी एक विषय को लेकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उस पर कोई खोजपूर्ण पुस्तक लिख दे, उसे शोध प्रबंध कहते हैं। यह 3 वर्ष में पूरा होता है। शोध प्रबंध लिखने के बाद 2 साल के शोध प्रबंध लिखने के बाद एमफिल होता है और 3 वर्ष शोध प्रबंध करने के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त होती है। उसके बाद वह व्यक्ति अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकता है। डॉक्टर अर्थात पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो उन्होंने रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर अपनी पुस्तक लिखी, अपना शोध किया। लेखक कहते हैं परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। नीलपंछी नाम से एक नाटक का अनुवाद भी किया। इसका मूल नाम ब्लू बर्ड है, जो मातरलिंग ने लिखा है। अर्थात मातरलिंग के ब्लू बर्ड नामक नाटक को हिंदी में बदल करके उन्होंने नीलपंछी नाम दिया और अपनी भाषा में उसको लिखा। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी वो बने और यहीं पर ही अर्थात सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में रह कर के उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया, बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़ गए। दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष जिंदगी जी करके। अर्थात फादर भारत में कुल
47 साल तक रहे थे और 73 वर्ष की भरी पूरी जिंदगी जी करके वो गए थे, अर्थात 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था और 47 साल देश में रहकर गए वो। इस गद्यांश से मालूम होता है कि वे हिंदी से विशेष प्रेम करते थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनना, मातरलिंग के ब्लू बर्ड नाटक का नीलपंछी के नाम से अनुवाद करना, राम कथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध लिखना और हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करना और हिंदी के लिए संघर्ष करना, इलाहाबाद से एमए करना, कोलकाता से बीए करना, ये सब प्रसंग इस बात को सिद्ध करते हैं कि फादर हिंदी से विशेष प्रेम करते थे। राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध इस बात की ओर संकेत करता है कि वे भारत की संस्कृति से प्रेम करते थे, राम कथा से उनका लगाव था और राम को वे बहुत सम्मान देते थे और आदर्श भी मानते थे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल के बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? लेखक कहना चाहता है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी कौन होता है? पारंपरिक सन्यासी जो होते हैं वे कभी संसार के लोगों से रिश्ता नहीं बनाते, संसार के लोगों से लगाव नहीं रखते, उनका परिवार पूरा संसार हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम में वे विश्वास करते हैं। पर फादर बुल्के अलग ही तरह के सन्यासी थे। वसुधैव कुटुंबकम तो उनके लिए था, पर ऐसा नहीं था कि वे विरक्त थे। वे अपने मित्रों से मिलते थे, परिवार से मिलने भी 3 बार गए वो भारत से, और जो भी उनका मित्र हो जाता था जिससे वो रिश्ता जोड़ लेते थे, बाद में वो रिश्ता ना था वो तोड़ते नहीं थे। चाहे 10 साल के बाद ही मिले, चाहे 2 मिनट के बाद ही मिले, समय निकाल करके वो मिलते जरूर थे। लेखक कहते हैं कि ऐसा काम कोई सन्यासी नहीं करता, अर्थात वो मन से सन्यासी नहीं थे, केवल दीक्षा से ही सन्यासी थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें जुझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें दुख करते उनको पाया गया। कहते हैं कि वो हिंदी के लिए बहुत काम करते थे, हिंदी को वो बहुत सम्मान देते थे। राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से हिंदी को मान लेने की चिंता उन्हें लगी रहती थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु राष्ट्रभाषा को संवैधानिक तौर पर मान्यता नहीं है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक तौर पर मान्यता है, पर संविधान ने उसे राष्ट्रभाषा नहीं माना। फादर बुल्के की चिंता यही थी, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और उनको इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आता था, अर्थात आवेश आता था कि हिंदी वालों ने ही हिंदी का कहीं न कहीं ध्यान नहीं रखा और हिंदी वालों द्वारा जब हिंदी की उपेक्षा की जाती थी, इसी बात को लेकर के फादर बुल्के चिंतित रहते थे और इसी बात से उनको तकलीफ थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से धरती विरल शांति। हम बता चुके हैं कि फादर एक इस प्रकार के सन्यासी थे जो मन से सन्यासी नहीं थे, दीक्षा से सन्यासी थे, अर्थात सबसे प्रेम करते थे। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति के निजी दुख तकलीफ के बारे में वो बार बार पूछते थे, अर्थात किस व्यक्ति को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उसकी समस्या क्या है। यदि फादर के बस की बात है तो वो सुलझाने का प्रयास भी करते थे। कहते हैं कि जब उनसे मिलते थे तो उनका मिलना, उनसे बात करना मन में एक आशा जगाता था, जीवन को नई राह दिखाता था, अर्थात उनके चेहरे पर एक अजीबो विचित्र
रोशनी या तेज की कांति रहती थी। इसको देख करके मनुष्य को यह विश्वास होता था कि यह एक दिव्य पुरुष है और वे अपनी बातों से, अपने उपदेशों से, संदेशों से लोगों को जीवनी शक्ति से भर दिया करते थे। एक ऐसी शक्ति जो बहुत बड़ी तपस्या के बाद ही निपजती है या उत्पन्न होती है। लेखक कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र की मृत्यु याद आती है और मेरी पत्नी की मृत्यु याद आती है। जब मैं टूटा, निराश हुआ, तब फादर बुल्के ने अपने सांत्वना भरे शब्दों से मुझे समझाया, अर्थात उस दुख को, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति मुझको दी। आज भी उनके दिए हुए उपदेश, संदेश मेरे जीवन को नई रोशनी दिखाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस गद्यांश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से फादर बुल्के हिंदी से प्रेम करते थे, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते थे और किस प्रकार फादर बुल्के भारत में रह करके भारतीय भाषाओं को, जैसे हिंदी, संस्कृत आदि को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। वे मन से सन्यासी नहीं थे, वे दीक्षा से ही सन्यासी थे। इसके बाद लेखक कहना चाहते हैं कि वे अपने मित्रों के, मिलने वालों के निजी सुख दुख में भी शामिल हुआ करते थे। आज के व्याख्यान में हमने 2 गद्यांश प्यारे विद्यार्थियों आपको पढ़ाए हैं। आप व्याख्यान के पश्चात इन गद्यांशों का पुनः अध्ययन करें, इनको पढ़ें ताकि ये संपूर्ण अध्याय अच्छी प्रकार से आत्मसात हो सके। अध्याय पूरा होने के पश्चात आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। तब तक आप इस अध्याय को पढ़ें, इसको देखें और जो भी अध्याय आपको पढ़ाए जाते हैं आप उनको अच्छी प्रकार से आत्मसात कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए शुभाशीष, नमस्कार।